Hello, good morning students. Today we will be discussing about equivalent mass of compounds, gram equivalents, and how will we calculate the number of mole of gas in mole concept. Okay, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग फॉर गैस कंपाउंड। यदि कंपाउंड हमारे पास गैस है तो उसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कंडीशन नंबर ए ले रहे हैं हम यहां पर, एट एसटीपी और एनटीपी। ठीक है, यहाँ पे दो शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, एसटीपी एंड एनटीपी। ये एसटीपी और एनटीपी क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एसटीपी में स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 का एडिशन कर दिया जाता है। तो ये समझ में आया कि टेम्परेचर कितना होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। और प्रेशर जो है, प्रेशर होता है 1 एटीएम। एटीएम प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसको 1 बार कंसीडर किया जाता है। मतलब एसटीपी में प्रेशर 1 बार होना चाहिए, बट 1 बार जो है वो अप्रॉक्स 1 एटीएम ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 एटीएम या 1 बार नियर अबाउट लिख दिया गया है। ये अप्रॉक्स होता है इसके। ठीक है, तो एसटीपी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, और जो प्रेशर होगा वो होगा 1 एटीएम या 1 बार के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे दूसरा वर्ड लिखा हुआ है एनटीपी। तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जो नॉर्मल टेम्परेचर है ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल टेम्परेचर में टेम्परेचर जो है ये 20 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, या बात कर सकते हैं केल्विन में तो 293 केल्विन। ठीक है, कितना हो जाएगा केल्विन में, 293, क्योंकि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 का एडिशन करते हैं। ठीक है, और प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर जो है ये 1 एटीएम ही होता है, या 1 बार इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो एसटीपी एंड एनटीपी ये जो दो वर्ड थे ये आपको क्लियरली समझ में आया। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये कंडीशन 1 जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन्होंने स्टडी किया कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट दैट मीन्स फिक्स कर दिया जाए, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम, लेट अस इट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर ऑफ मोल रहा होगा, n इज द नंबर ऑफ n मोल ऑफ गैस। तो एवोगैड्रो ने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। इसका मीनिंग ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस रहेंगे उतना ही उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, यदि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कम होते हैं तो वॉल्यूम भी कम होगा। ऐसा तब होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये
कांस्टेंट हो जाए या फिक्स हो जाए, ठीक। और साथ ही साथ इन्होंने कैलकुलेट किया फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, थोड़ा समझिए, और यही लाइन इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन लिख रहे हैं हम स्पेशल स्टेप में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा आगे का। फॉर एनी टाइप ऑफ गैस, किसी भी टाइप का गैस है, यदि किसी भी टाइप का, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, एनी टाइप ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स कर दिया है, या तो एसटीपी होगा या एनटीपी होगा। एट एसटीपी और एनटीपी, फॉर एनी टाइप ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, 1 mole of gas occupy 22.4 लीटर वॉल्यूम। ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरा। किसी भी टाइप का गैस यदि वो एनटीपी या एसटीपी में है तो उस गैस का 1 मोल 22.4 लीटर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। गैस कोई सा भी हो, ये नेसेसरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गैस होना चाहिए और वो 22.4 लीटर को ऑक्यूपाई करता है एसटीपी एनटीपी कंडीशन में। मैंने यहां पर ये दोनों कंडीशन लिख के रखा हुआ है। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिए एक पॉइंट क्लियर ये हुआ, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। 1 मोल गैस का वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम? मोलर वॉल्यूम। नाउ एट एसटीपी और एनटीपी, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर पर मोल। 1 मोल गैस का वॉल्यूम पर मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर आ गया। अब देखिए 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, देयरफॉर V मोलर इक्वल्स टू 22.4 लीटर लिखें पर मोल, या इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 22400 ml पर मोल। ये कंडीशन है एट एनटीपी ऑब्लिक एसटीपी में। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर एसटीपी और एनटीपी क्या होता है ये पहले स्टडी कर लिया। इसके बाद एवोगैड्रो ने क्या बताया उसको स्टडी किया, ठीक है। और ये तब की कंडीशन है, ये हाइपोथेसिस जो है एवोगैड्रो का जो लॉ है उसमें ये एसटीपी वाला कंडीशन या यहाँ से कंडीशन बात करते हैं, ये तभी लगता है जब टेम्परेचर प्रेशर ये फिक्स होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनटीपी या एसटीपी में 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर आ गया, या 22400 ml में आ गया, ठीक है। यदि आपके पास x मोल गैस होता है, क्या होता है? x मोल गैस होता है, तो हम मोल कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। देयरफॉर 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 1/22.4 मोल ऑफ गैस। ये समझ में आ रहा है? देखिए 1 मोल गैस में इतना लीटर, ये बोल सकते हैं 22.4 लीटर वॉल्यूम गैस यदि है तो 1 मोल के बराबर है। तो भाई 1 लीटर में कितना होगा? तो डिवाइड में कर दिया इसे, ये आ गया। यदि हमारे पास x लीटर वॉल्यूम होता है तो मोल कितना आ जाएगा? x डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ये हमारे पास मोल आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला बन रहा है एट एनटीपी और एसटीपी, मोल ऑफ गैस। ध्यान रखिए मोल ऑफ गैस की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ गैस, ओनली फॉर गैस, यहां लिख देते हैं ओनली फॉर गैस, नॉट फॉर
सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ गैस के लिए ही अप्लाई होगा। वॉल्यूम ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल, या यदि ये वॉल्यूम ml में होता है तो ये भी ml में होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml, तो ये ml वाले टर्म्स में जाएगा ml पर मोल। इस फॉर्मूले का हमको यूज करना है गैसेस सब्सटेंस के लिए जब टेम्परेचर प्रेशर का कंडीशन एसटीपी या एनटीपी है, तब के लिए मोल डिटरमाइन करने के लिए। तो ये आप इंपॉर्टेंटली नोट करके रखिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस यदि दिया हुआ है एसटीपी या एनटीपी में, तब आप मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास मोल का एक फॉर्मूला होगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है 11.2 लीटर ऑफ CO2 contain how many mole of CO2 at STP। 11.2 लीटर CO2 है, उसके कितने मोल होंगे STP में। तो कंडीशन देख रहे हैं हम यहाँ पर STP है, STP है, इसका मतलब फॉर्मूला तो ये लगना है। तो STP की कंडीशन से तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। और वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दिया हुआ 11.2, so there is 11.2 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 11.2 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 0.5 मोल हमारे पास आंसर आ गया। कितना मोल CO2 प्रेजेंट है, 0.5 मोल CO2 प्रेजेंट है 11.2 लीटर ऑफ CO2, कंडीशन है STP में। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि यदि क्वेश्चन में कंडीशन STP या NTP का नहीं दिया हुआ है तब क्या करें, क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक केस हो गया। तो हम यहाँ पर केस नंबर 2 लिखते हैं, और ये भी हम गैस के लिए ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि सॉलिड या लिक्विड के लिए हमने पढ़ा है वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, वो गैस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं यदि हमारे पास गैस का वेट दिया हुआ है और मोलर मास पता है तो। नाउ फॉर गैस केस नंबर बी है हमारे पास, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हमारे पास ऐसा मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर या प्रेशर एसटीपी एंड एनटीपी का है, या स्टैंडर्ड है या नॉर्मल है, तब हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, टेम्परेचर ऑफ गैस दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे PV इज इक्वल टू nRT, जो कि आपको गैसेस स्टेट में पढ़ना है, इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, इसे आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर P जो है ये है प्रेशर, यूनिट यहाँ पर हम इसमें ATM में रख सकते हैं। V है वॉल्यूम ऑफ गैस, यूनिट रखना पड़ेगा लीटर में। N है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, कितना मोल गैस है जो डिटरमाइन करना है। T यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ गैस है, और ये केल्विन में होना चाहिए। ध्यान रखिए डिग्री सेल्सियस में है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए केल्विन जो है ये डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करने से आ जाता है। ठीक है, यदि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 उसमें ऐड कर दीजिए आप, केल्विन में आ जाएगा। अब बात होती है आर की, तो आर क्या है, आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका वैल्यू होता है 0.0821, यूनिट होता है इसका ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अभी हम देखेंगे कि कैसे इसका यूनिट डिराइव किया गया है। तो देखिए यदि हमको
आर का वैल्यू निकालना है या आर का यूनिट निकालना है, तो फिजिक्स में ऑलरेडी आप यूनिट एंड डायमेंशन में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए यदि आर का वैल्यू निकालना है तो आर क्या होगा, इस इक्वेशन से आर इक्वल हो जाएगा पीवी अपॉन एन टी, ये हो जाएगा। अच्छा, प्रेशर का यूनिट है एटीएम, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, एन दैट मीन्स मोल, तो मोल अपने आप में एक यूनिट है, और टी दैट मीन्स टेम्परेचर के लिए यूनिट है केल्विन। तो आर का यूनिट क्या बन गया, देखिए एटीएम लीटर, और मोल ऊपर गया तो इनवर्स में आ गया, और केल्विन भी ऊपर गया तो इनवर्स में आ गया। तो आर का यूनिट क्या लिखा था हमने, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान रखिए, एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में आर का वैल्यू 0.0821 होता है। कैलकुलेशन के लिए या कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम इसको अप्रोक्स 1/12 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 0.0821 का डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा टफ होता है, तो इसको ऑलरेडी सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है 1/12 के टर्म में। ये समझ में आ गया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम, एन, टी, आर क्या चीजें हैं, आर के और भी वैल्यू हैं, बट आपको जो वैल्यू यहाँ पर जरूरत है वो है 0.0821। अदरवाइज आर का वैल्यू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है। कैलोरी की बात करें तो अप्रोक्स 1.99 या 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है। तो आर का जो वैल्यू आपको जरूरत है वो है 0.0821, इसी की आपको रिक्वायरमेंट है। तो चलिए मोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो इस इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम दिस इक्वेशन यदि हमको n का वैल्यू लाना है तो n इक्वल हो जाएगा पीवी अपॉन आर टी। ये क्या हो गया, मोल का फॉर्मूला, किसके लिए, फॉर गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर में नंबर ऑफ मोल यदि आपको लाना है गैस का, जब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ आर का वैल्यू 0.0821 रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, यदि प्रेशर आपको किसी दूसरे यूनिट में दिया रहता तो आपको कन्वर्ट करके उसे एटीएम में लाना होगा। वॉल्यूम यदि एमएल में दिया है, डेसीलीटर में दिया हुआ है, डीएम में दिया हुआ है, किसी और यूनिट में है तो उसको कन्वर्ट करके आपको लीटर में लाना पड़ेगा। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आपको उसको कन्वर्ट करके केल्विन में लाना पड़ेगा, और आर का वैल्यू आपको यहाँ पर 0.0821 ठीक से ये पुट करना पड़ेगा, जिससे कि आपके पास जो आंसर आएगा ये मोल में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग। हाउ मेनी number of mole of gas present in a container at pressure equals to 2 atm, volume 10 liter and temperature जो दिया है हमारे पास 300 केल्विन है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ एसटीपी एनटीपी नहीं लिखा हुआ है, या एसटीपी और एनटीपी का कंडीशन भी नहीं है कि प्रेशर 1 एटीएम हो या टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन हो। यहाँ पर प्रेशर भी हमको किसी अलग वैल्यू का दिया हुआ है, टेम्परेचर भी एसटीपी एनटीपी से रिगार्डिंग नहीं रखता है, और टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सभी चीजें दिया हुआ है। तो मोल का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू n इक्वल्स टू पीवी अपॉन आर टी। प्रेशर है 2 क्योंकि एटीएम में होना चाहिए और एटीएम में ही दिया हुआ है। वॉल्यूम है 10 लीटर में देना चाहिए, वही दिया हुआ है। आर का वैल्यू मैंने बताया 0.0821, टेम्परेचर है 300 केल्विन, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और मैंने बताया था कि देखिए कैलकुलेशन में डिवाइड करने में आ गया, और डिवाइड करने में यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होगा, इसलिए हमने इसका एक एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया था 2 डिवाइड बाय 0.0821 को हम अप्रोक्स 1/12 लिख सकते हैं, देयर इज 30। ये 12 ऊपर चले जाएगा तो कितना जाएगा, 2 × 12 डिवाइडेड बाय
30, चलिए आगे देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 30, ये आ रहा है हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 10 या 0.8 मोल। ठीक है, तो कितना आसान है इसको सॉल्व करना। जब आपको पूरा फॉर्मूला पता हो जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जब मोल आ जाए आपके पास तो आप बता सकते हैं कि उस गैस में कितने एटम्स हैं। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं, उस गैस में कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितना उस पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये सारी डेटा आप उसमें से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी हम थोड़ा सा करेक्शन क्या करते हैं इसमें। तो इसमें करेक्शन करते हैं कि यदि हम इसको वेट के टर्म्स में लिख लें, वेट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला था हमारे पास, ये क्वेश्चन से अलग है, नोटेड पॉइंट्स में आ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला है N इज इक्वल टू PV अपॉन RT। N इक्वल टू PV अपॉन RT आ गया। ठीक है, तो भाई N का फॉर्मूला क्या था, N क्या था, N था मोल, और मोल का फॉर्मूला लिखा है वेट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। M दैट मीन्स मोलर मास, इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल्स टू PV अपॉन RT। यदि आपको वेट ऑफ गैस बताना है और गैस का नाम दिया हुआ है तो हम इससे वेट ऑफ गैस भी बता सकते हैं। ठीक है, वेट बता सकते हैं। क्वेश्चन आता है यदि डेंसिटी पूछा गया तो कैसे बताएंगे। देखिए WT दैट मीन्स वेट, वॉल्यूम को यहाँ ला के लिखते हैं, इस वॉल्यूम को इधर ले आए तो ये इधर क्रॉस हो गया, इक्वल्स टू प्रेशर इनटू मोलर मास कैपिटल M डिवाइड बाय RT। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू वेट और मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो ये क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, तो ये क्या बन जाएगा, डेंसिटी D इज इक्वल्स टू, ठीक है, D इक्वल्स टू PM अपॉन RT। ठीक है, या लिख सकते हैं हम लोग कि P इज इक्वल्स टू DRT अपॉन M। तो इस तरीके से हम इन फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में भी डिराइव कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ N दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल को हमने वेट और मोलर मास में बता दिया। अब यदि क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और ये पूछा जाता है कि बताइए वो गैस जिसके लिए वेट, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर गिवन है, उसका मोलर मास क्या होगा। और मोलर मास यदि आ गया तो हम गैस का नाम भी बता सकते हैं क्योंकि पर्टिकुलर गैस के लिए 4 में से कोई ऑप्शन होगा जिसका मोलर मास इतना, जो कैलकुलेशन से आ रहा है वही होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे जब गैस का किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और उसका वेट बताना है या मोलर मास बताना है या डेंसिटी बताना है, उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए किया जा रहा है कि आपने बिफोर कुछ टाइम पहले ही हमने जो लेक्चर अभी बनाया है इसमें एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ाया, उसको समझ पाया नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, if 2 mole hydrogen occupy 44.8 liter volume at STP. If 2 mole hydrogen occupy 44.8 liter volume at STP, then calculate the volume of CO2
calculate the volume of CO2, volume of 2 mole CO2 at STP। ये क्वेश्चन दे देते हैं और ये करिए आप, और असाइनमेंट वाले ग्रुप में डालिए इसे कि भाई यदि 2 मोल हाइड्रोजन ऑक्यूपाई कर रहा है 44.8 लीटर वॉल्यूम को एसटीपी में, ठीक है, तो 2 मोल CO2 एसटीपी में कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन दिया गया कि आपने एवोगैड्रो हाइपोथेसिस समझ पाए या नहीं समझ पाए, या उसके रिगार्डिंग जो डाउट आ रहे हैं वो क्लियर कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरे टाइटल को स्टडी करते हैं। दूसरा टाइटल क्या है हमारे पास, देखिए, मोल के बाद मोल अभी खत्म नहीं हुआ है। मोल एक बहुत बड़ा यूनिट है जिसमें कि सारे टर्म्स को आपको समझना है। यहां पर हम एक नया वेट के बारे में या मास के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। देखिए, मैंने आपको कई टाइप के मास बताए हैं, बहुत सारे टाइप के मास, रिलेटिव मास, एक्चुअल मास, मोलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, नॉर्मल मास, इस सारी चीजों के बारे में बताए। यहाँ पर हम लोग इक्विवेलेंट मास क्या होता है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो वर्ड आया है ये है एक रिलेटिव नंबर से रिलेटेड है। रिलेटिव दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि ये विथ रिस्पेक्ट टू, एक दूसरे से रिस्पेक्टली कैसे है, उस मास को बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इक्विवेलेंट मास जो है ये क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास को हम लिख रहे हैं फॉर्मूला इसका, इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू, इक्विवेलेंट मास क्या होता है देखिए, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मोलर मास यदि किसी सब्सटेंस का आपको पता है, मोलर मास, उसको यदि आप ये वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दें तो उसका क्या मिल जाएगा आपको, इक्विवेलेंट मास से इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। लेकिन बात है कि वैलेंसी फैक्टर क्या होगा। तो वैलेंसी फैक्टर जो है, इसको समझने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर क्या हो सकता है उसको लिखता हूँ, और एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे कि कौन से कंडीशन के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होगा और कैसे हम इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर जो है ये क्या हो सकता है, वैलेंसी फैक्टर को VF में हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। VF क्या हो सकता है, तो VF यदि हम बात करते हैं फॉर एसिड, केस नंबर 1 है, एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर उस एसिड का बेसिसिटी होता है। क्या होता है उसका, बेसिसिटी होता है। अभी आपको ये समझना है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या होगा और ये बेसिसिटी क्या होता है, तब जाके हमारे पास इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट होगा। बेस यदि है तो बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर एसिडिटी होता है, ठीक है। बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी, और एसिड के लिए बेसिसिटी। ये दोनों वर्ड आपको समझना है आगे। यदि हमारे पास कोई सॉल्ट आता है, फॉर सॉल्ट, तो सॉल्ट में अलग अलग कैटेगरी का सॉल्ट है। ये है सॉल्ट न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। यदि आपके पास कोई न्यूट्रल सॉल्ट है तो न्यूट्रल सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑफ केटायन और एनायन। ये ध्यान रखिए, ये जो सारे डेफिनेशन मैं बता रहा हूं कि कब क्या होने वाला है, इसी के बेसिस पे आप इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। जब इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो आप ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी सब्सटेंस के लिए, और इसी के बेसिस पर आगे के कैलकुलेशंस होंगे। यदि आपके पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट मैंने डिफाइन किया है आपको, एलिमेंट क्या होता है। तो फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए वैलेंसी फैक्टर जो है ये होता है उस एलिमेंट का वैलेंसी। ये सभी चीजों को डिफाइन करेंगे हम कि ये बेसिसिटी, एसिडिटी, चार्ज क्या होगा, वैलेंसी क्या होता है, अभी आपको समझना है सभी चीजों को। यदि आपके पास कोई आयन है, कोई भी आयन है, केटायन है, एनायन है, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर फॉर आयन, वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ आयन होता है। उस आयन के पास कितना चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है।
अभी आप सोच रहे हैं कि ये वैलेंसी फैक्टर नया प्रॉब्लम क्या आ गया जिसमें हम लिखे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 स्टेप्स हो गया, पूरा फिनिश नहीं हुआ है। आगे देखिए, फॉर एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट के लिए इनको सबको डिफाइन करना है भाई। फॉर एसिडिक सॉल्ट वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। एसिडिक सॉल्ट के लिए क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। और यदि आपके पास होता है बेसिक सॉल्ट, तो बेसिक सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब पढ़ना है तो एसिड बेस सॉल्ट के लिए एक यूनिट अलग से बताया है मैंने। उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर ही पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर हम उसको और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एसिड बेस, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये कैसे होगा, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे देखेंगे, और एसिडिटी बेसिसिटी ये जो आ रहा है ये कैसे निकालेंगे, पूरा फिनिश नहीं हुआ है, कुछ पॉइंट्स और बचा हुआ है। इन दोनों को स्पेस से यहाँ बनाते हैं। यदि हमारे पास कंपाउंड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए नंबर ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट किया जाता है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट यदि है तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर जो होगा वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, और रिमूविंग इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन वो रिमूव कर रहा है, ये होगा। और यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वैलेंसी फैक्टर इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ गैनिंग इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। इस तरीके से हमारे पास एसिड बेस 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 यहाँ पर डेफिनेशन बन रहे हैं वैलेंसी फैक्टर, अकेले वैलेंसी फैक्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट को स्टडी करते हैं। एसिड क्या है, बेसिसिटी क्या है, बेस क्या है, एसिडिटी क्या है। और यही लेक्चर जो है वैलेंसी फैक्टर के रिगार्डिंग शायद 2 लेक्चर तक के आपको समझना पड़े इस चीजों को, तब जाके ये क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टास्क है वो क्या है, देखिए टास्क है हमारे पास एसिड और बेस, ठीक है। एसिड और बेस क्या होता है, तो एसिड क्या है, देखिए एसिड के बहुत सारे डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। अरहेनियस एक साइंटिस्ट है, इनके अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन होता है H+ आयन डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, AQ जो है ये एक्वस के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स जो सॉल्वेंट है आपके पास इज वाटर। जब आपके पास सॉल्वेंट वाटर होता है तब उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो अरहेनियस एसिड जो है ये वो टाइप के एसिड हैं जिनको पानी में डिसॉल्व करने पर H+ आयन डोनेट करते हैं। जैसे कि देखिए HCl को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये H+ एक्वस बनाएगा और Cl- एक्वस बना देगा। तो HCl ने क्या किया, H+ डोनेट किया एक्वस मीडियम में, इसलिए ये क्या होगा, ये एसिड होगा। H2SO4 का देखते हैं, पानी में मिलाया तो इसने क्या किया, 2 हाइड्रोजन प्लस आयन एक्वस मीडियम में दिया और SO4 - 2 एक्वस में आ गया। तो H2SO4 भी क्या हुआ, एसिड हुआ। क्लियर हुआ पॉइंट, ये एसिड हुआ। HNO3 की बात करते हैं, पानी में डिसॉल्व किया, H+ एक्वस
प्लस NO3 माइनस एक्वस बनाया इसने भी। तो इसने भी क्या किया, H प्लस डोनेट किया, इसलिए क्या है, ये एसिड है। और किस टाइप का एसिड है ये, अर्हीनियस एसिड है। ठीक है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है नाइट्रिक एसिड। क्लियर हुआ। ये एक नया फॉर्मूला लिखा है हमने, इस कॉल्ड ऑक्जेलिक एसिड। यदि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये COO माइनस, या इसको लिख सकते हैं C2O4 माइनस 2, 2 माइनस है तो, प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। तो ये भी है एक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। क्लियर हुआ। यहाँ देख रहे हैं हम डिफरेंट टाइप के एसिड जो कि एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन बेस के बारे में करते हैं हम। बेस क्या होते हैं? बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस डेफिनेशन क्या होता है, OH माइनस डोनर इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में पानी मिलाने पर जो OH माइनस डोनेट करते हैं उसे अर्हेनियस बेस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, NaOH में पानी मिलाया आप तो ये बन जाएगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। ठीक है, ये क्या होगा, बेस हो गया, क्योंकि बेस जो है वो OH माइनस डोनेट कर रहा है, ये OH माइनस डोनेट कर रहा है। ठीक, MgOH होल ट्वाइस, पानी मिलाया हमने इसमें, Mg प्लस 2 प्लस 2OH माइनस एक्वस में, ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर मिलाया है यहाँ पर, अमोनियम आयन एक्वस प्लस OH माइनस आयन एक्वस। क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये क्या बन रहा है, हर जगह पर देखिए जहां पर ये मिल रहा है OH माइनस आयन मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, एक बेस होगा। तो ऐसे कंपाउंड से स्पेसीज जो एक्वस मीडियम में OH माइनस डोनेट कर रहे हैं उनको बोलेंगे बेस, और अर्हेनियस के अकॉर्डिंग है तो अर्हेनियस बेस। दूसरा डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट एसिड का डेफिनेशन क्या है देखिए। अब यहाँ मीडियम H प्लस नेसेसरी नहीं, मीडियम एक्वस नेसेसरी नहीं है, इन्होंने बताया H प्लस दैट मीन्स प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर स्पेसीज आर कॉल्ड एसिड। जो भी स्पेसीज या कंपाउंड प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उसे क्या बोलेंगे हम, एसिड बोलेंगे। ऐसा किसने बताया, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी। ब्राउनस्टेड लॉरी दो साइंटिस्ट है। जैसे देखिए ये जो भी था कुछ देर पहले HCl, ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, Cl माइनस में बन रहा है। नॉट नेसेसरी देयर इज द मीडियम ऑफ सॉल्यूशन इज एक्वस। जैसे देखिए H2SO4 2 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और SO4 माइनस 2 बन रहा है। ठीक है, तो एसिड समझ में आ गया। ब्राउनस्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं वो ही क्या है, एसिड हैं। बोलने का तरीका चेंज कर दिया गया है। H प्लस को ब्राउनस्टेड लॉरी ने प्रोटॉन नाम दिया, जबकि H प्लस को ब्राउनस्टेड लॉरी ने प्रोटॉन नाम दिया, जबकि अर्हेनियस ने उसे हाइड्रोजन आयन नाम दिया था। ठीक है, बेस का डेफिनेशन क्या बोला है इन्होंने, बेस का डेफिनेशन चेंज हो गया।
ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बेस का डेफिनेशन बोला कि प्रोटॉन दैट मीन्स H प्लस एक्सेप्टर स्पीसीज, प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज इज कॉल्ड बेस। ऐसा किसने बोला? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो प्रोटॉन को ले रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, वही क्या है? प्रोटॉन एक्सेप्टर है और बेस है। जैसे कि देखिए NH3 को यदि प्रोटॉन दे दिया जाए तो NH3 प्रोटॉन को लेके NH4 प्लस बन जाएगा। तो NH3 ने प्रोटॉन लिया, इट इज प्रोटॉन, इसने प्रोटॉन लिया तो ये बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन ले रहा है। जैसे देखिए OH माइनस, यदि इसको प्रोटॉन दें तो ये बन जाता है H2O। तो OH माइनस क्या है? बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ऐसा कोई सा भी स्पीशीज हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारे पास था अरेनियस के अकॉर्डिंग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग कंसेप्ट। आगे देखिए और भी क्या कंसेप्ट आपको एसिड और बेस में ही मिलेंगे। एक और साइंटिस्ट है लुईस। लुईस ने एसिड और बेस के लिए क्या डिफाइन किया? देखिए लुईस के अकॉर्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको शॉर्ट में LPE भी लिखेंगे, जो कि आपको केमिकल बॉन्डिंग नाम से जो यूनिट बना के रखा है हमने, उसमें समझ में आएगा। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी ग्रुप में, एटम में, उस इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसको अभी ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग में जब आप कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तब आपको ये समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ। जैसे देखिए NH3 की बात करते हैं तो इसके पास ये जो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, इसको बोलते हैं एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज को मिल रहा है। जैसे देखते हैं AlCl3, तो ये है, ये इससे लोन पेयर लेता है, तो यहाँ बन जाता है NH3 AlCl3। इसने लोन पेयर दिया तो ये बन गया डोनर, और इसने लोन पेयर लिया तो ये बन गया एक्सेप्टर। ठीक है, एरो के साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, ये बन गया एक्सेप्टर और ये बन गया डोनर। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, जो एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर को, उसको क्या बोलेंगे? इट इज लुईस एसिड। जो एक्सेप्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। और बेस का डेफिनेशन क्या है? देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज आर कॉल्ड लुईस बेस। तो यहां पर ये डोनर का काम करते बन जाएगा लुईस बेस। ठीक है, ये ज्यादा आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी कुछ एग्जांपल्स आएगा मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये आपको तब प्रॉपर वे से समझ में आएगा जब आप केमिकल बॉन्डिंग यूनिट जो है उसको थोड़ा बेसिक पढ़ लेंगे, तो ये आपको समझ में आने लगा कि कौन एक्सेप्टर होगा, कौन डोनर होगा। अभी मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपको इन्हीं में ध्यान में रखना है कि कौन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, कौन डोनर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अभी हमने 3 साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग एसिड और बेस का डेफिनेशन देखा, जो अलग अलग था, और इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे। ठीक है, एसिड और बेस क्लियर हो गया। यहाँ पर एसिड बेस क्लियर होने पर हम बात करेंगे सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट क्या होता है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन में हमने ये डिस्कस किया था कि एक रिएक्शन होता है आयन एक्सचेंज, जिसमें होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, क्या डिस्कस किया था हमने? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप वापस लेक्चर ओपन करके देख सकते हैं,
उसमें लिखा हुआ था एसिड प्लस बेस। जब भी हम किसी एसिड को बेस में मिलाते हैं तो इसमें एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं सॉल्ट, और पानी निकलता है या वाटर रिमूव होता है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट क्या है? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनने वाला प्रोडक्ट है जो कि न्यूट्रल फॉर्म पे है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमारे पास NaOH HCl से रिएक्शन कराया तो ये था एसिड और ये था बेस। तो इस एसिड का इससे रिएक्शन कराने पर बनेगा NaCl प्लस वाटर। ये क्या बन गया? ये बन गया सॉल्ट। ठीक है, एसिड को बेस से मिलाने पर ही सॉल्ट बन रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो सॉल्ट भी क्लियर हो गया यहाँ पर कि सॉल्ट क्या है। चलिए अब सॉल्ट की बात करते हैं हम लोग, और टाइप के सॉल्ट क्या होंगे। बट इससे पहले हम लोग वैलेंसी फैक्टर में फॉर एसिड के लिए, फॉर एसिड वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू बेसिसिटी लिखा था, ये लिखा हुआ था हमने। ठीक है, तो एसिड तो समझ में आ गया आपको, बेसिसिटी क्या है इसको समझते हैं। व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी क्या है देखिए, पहले एक एग्जांपल को क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये एसिड है, इसके लिए वैलेंसी फैक्टर निकालना है। तो एसिड HCl है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना OH माइनस आयन या हाउ मेनी नंबर ऑफ NaOH लग रहा है। इस NaOH के नंबर को किसके लिए देखिए वापस, एसिड को, फॉर दिस एसिड न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए कितना NaOH लग रहा है, इस NaOH का नंबर ही इस एसिड का बेसिसिटी है। तो बेसिसिटी का डेफिनेशन क्या बना देखिए, नंबर ऑफ NaOH और OH माइनस आयन। NaOH जितना लगेगा उतना ही OH माइनस लगेगा। नंबर ऑफ NaOH और OH माइनस आयन रिक्वायर्ड फॉर complete neutralization of an acid is called basicity of acid। किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना OH माइनस आयन या NaOH की जरूरत पड़ रही है, वही NaOH या OH माइनस आयन का नंबर उस एसिड का बेसिसिटी होगा। जैसे इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक NaOH लग रहा है, इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लग रहा है, एक NaOH लग रहा है, तो इस HCl के लिए बेसिसिटी 1 होगा और यही इसका वैलेंसी फैक्टर भी होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको H2SO4 है। अब H2SO4 का रिएक्शन Na से करेंगे तो क्या बनना है, प्रोडक्ट बनेगा इसमें Na2SO4 प्लस H2O। थोड़ा रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, 2Na इधर दिखाई दे रहे थे, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है, बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हुआ तो इसमें देखिए ये क्या था, एसिड था, और इस एसिड को कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, दैट मीन्स ये सॉल्ट बनाने में, क्या नाम है इस सॉल्ट का, सोडियम सल्फेट बनाने में कितना NaOH लगा या कितना OH माइनस लगा, यही इसका नंबर ऑफ OH माइनस और NaOH कितना लगा यहाँ पर, इक्वल्स टू 2। नाउ बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इक्वल्स टू 2। बेसिसिटी कितना हो गया इस एसिड का, 2 हो गया, और यही क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर 2 होगा इस एसिड के लिए। NaOH के लिए बेसिसिटी, NaOH के लिए यहाँ पर हम वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर। ये समझ में आया? तो ये था वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड। ऐसा ही वैलेंसी फैक्टर फॉर बेस देखते हैं हम लोग। फॉर बेस
वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा हुआ है, एसिडिटी। ये एसिडिटी क्या होता है देखिए, एसिडिटी का डेफिनेशन समझते हैं। नंबर ऑफ बेसिसिटी के लिए OH माइनस किसी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लग रहा था, तो यहाँ एसिडिटी के लिए क्या होगा, H प्लस आयन। नंबर ऑफ H प्लस आयन या HCl और नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल, H प्लस आयन जितना होगा उतना ही HCl होगा, ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ H प्लस आयन और नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल required for the complete neutralization of a base is called acidity of the base, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये अपोजिट है, एसिड के लिए बेसिसिटी होता है और बेस के लिए एसिडिटी। जैसे आपके पास NaOH कोई बेस है, ये क्या है, बेस है। अब किसी ने बोला कि बताइए इसका एसिडिटी क्या होगा, तो आपने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl मिलाया, तो NaOH में HCl मिलाने NaCl बनेगा और वाटर निकलेगा। अभी इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए कितना HCl लगा, तो बोले 1 HCl, या लिख सकते हैं 1 H प्लस। तो ये जो लग रहा है ये क्या है, एसिडिटी इक्वल्स टू 1। किसके लिए एसिडिटी है, फॉर NaOH। NaOH के लिए एसिडिटी क्या है, 1। तो वैलेंसी फैक्टर फॉर NaOH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में। एक और एग्जांपल देखते हैं, MgOH होल ट्वाइस प्लस HCl। MgOH होल ट्वाइस को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 HCl लग रहा है, तो बन जाएगा MgCl2 प्लस 2H2। अब देखिए 1 मोल इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये है बेस, कुछ देर पहले मैंने बताया डेफिनेशन में, और इसके कितने मोल लग रहे हैं, 2 मोल H प्लस या HCl लग रहा है। तो एसिडिटी कितना हुआ, एसिडिटी हो गया हमारे पास यहाँ पर 2। जितने मोल HCl या H प्लस लगेंगे किसी बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही क्या है, एसिडिटी है। तो एसिडिटी हो गया यहाँ पर 2, तो वैलेंसी फैक्टर फॉर MgOH होल ट्वाइस इक्वल्स टू आ गया 2। क्लियर हुआ पॉइंट। वैलेंस फैक्टर आ गया हमारे पास कितना, 2 आ गया, लिख लीजिए इसे। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टाइम से सॉल्ट, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस और डिफरेंट टाइप के सॉल्ट के बारे में स्टडी करेंगे और उसके रिगार्डिंग ये फॉर्मूले को समझेंगे। तब जाके हमारे पास ओनली इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन करने का तरीका आएगा, और वापस उसके बाद हमको ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना है। फिर इसके बाद चलते हुए आगे टर्म जो है मोलरिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।